चलिए भी आज का ये हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है, मॉक टेस्ट नंबर 18। इससे पहले हमने 17 मॉक टेस्ट कर लिए हैं और ये जो मॉक टेस्ट रहने वाला है बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट है वो रहने वाला है। वॉइस इसका क्लियर ना हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें हर दिन। यदि आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको जब आपका फाइनल एग्जाम होगा ना, तब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे नंबर्स किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हम उनको आगे सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी समस्या है वो नहीं होगी, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी एसपी क्लासेस 01 इंस्टाग्राम पर। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो डेली टेस्ट का सॉल्यूशन भेजते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ जाती है और वो हर दिन अपना नंबर भी बताते हैं कि हमारे 15 में से इतने स्कोर हुए, 15 में से इतने स्कोर हुए, ठीक है। तो आप भी रोज़ाना कम से कम वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि हमारे 10 में से 15 में से 10 सही हो रहे हैं, 17 सही हो रहे हैं। जब आपकी ये 100 डेज पूरे होंगे, यानी 100 मॉक टेस्ट हम करने का टारगेट कर रहे हैं, 100 टेस्ट पूरे होंगे, तब देखेंगे कि आप हमारे कितना की इम्प्रूवमेंट आप में आया है। ये जो मॉक टेस्ट रहने वाला है वो 24 नवंबर 2023 का रहने वाला है। यानी बात करें पिछले कुछ दिनों की तो इन्हीं दिनों की बात थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे कौन से क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है कि दी वर्टिकल हाइट ऑफ ए कोनिकल टेंट, वर्टिकल हाइट ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 42 डेसीमीटर। सर पहला ही सवाल आया और पहला ही सवाल किसका आ गया? डेसीमीटर सा, डेसीमीटर का। तो कई बच्चों को तो डेसीमीटर का नॉलेज ही नहीं होता कि डेसीमीटर होता क्या है। एंड इट्स बेस डायमीटर इज 54 मीटर। इफ ईच पर्सन इज अलाउड 2673 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ स्पेस, हाउ मेनी पर्सन्स कैन इट। यानी एक शंक्वाकार तंबू है, ये आपका क्या है? एक शंक्वाकार तंबू है। और इस तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? 42 डेसीमीटर। यानी कितनी दे रखी है? 42 डेसीमीटर। और इसके आधार का व्यास, इसके आधार का व्यास कितना दे रखा है? 5.4 मीटर दे रखा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कितना दे रखा है? 5.4 मीटर है वो दे रखा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 2673 घन डेसीमीटर जगह की अनुमति दी जाती है तो यह कितने व्यक्तियों को समायोजित कर सकता है? तो कितने व्यक्तियों को समायोजित कर सकता है? ऐसे सवालों के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें निकालना पड़ता है आयतन, ठीक है। तो पूरा आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक के लिए कितना चाहिए? 2673। तो कितने निकालने के लिए 2673 का क्या दे देंगे? भाग। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। सर रेडियस, रेडियस कितनी है? 5.4 मीटर। लेकिन यहाँ पर भी तो किस में है यूनिट? डेसीमीटर में। यहाँ पर भी किस में है? डेसीमीटर में। तो 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं? अभी 1 मीटर के अंदर याद रखना 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 5.4 यानी 54 मीटर व्यास हो गया। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 27। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ गई? 27। और क्या दिया गया है? ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 42। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/3 और पाई की वैल्यू कितनी आई थी? 22/7 और ये था 2673। अब इस नंबर्स को हमें क्या करना है? थोड़ा सा काट पीट के सॉल्व करना है। तो बताओ, देखो 7 या 21, 21 दूनी कितना होता है? 42। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। फिर ये देखो 22 है, 22 को काटेंगे 2 से, नहीं 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22। इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौके 44 और 11 तिया 33। फिर देखो आगे नंबर्स को काटना हमें बहुत ही सावधानी से काटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नंबर्स को जितना जल्दी हम आसानी से काट रहे हैं उतना ही जल्दी हमारा क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा। तो 243, 243 में और किसका भाग जा रहा है? 9 का। यहाँ से 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 साते 63। ये वाले 27 से ये वाला 27 कैंसिल आउट है, ठीक है। अब देखो कितना स्मूथली हमने इस तरीके से नंबर्स को काट लिया। और ये बनेगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कितना आया? 12। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो सही रहेगा। कितना यूनिट? 12 यूनिट आपका क्या आएगा? सही है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए क्या होता है? 1/2, 1/2 आधार, आधार का मतलब क्या होता है अभी? बेस। और गुणा में क्या होगा? ऊंचाई। और ऊंचाई के लिए क्या लिखते हैं? हाइट। ध्यान से देखो ये कितना दिया गया है? 48 यानी 1/2
हमें एक भुजा की लंबाई दी गई है, वो कितनी है 8 मीटर। कौन सी मान लो आप, 8 मीटर, चाहे बेस मान लो या हाइट मान लो, तो ये हाइट और दूसरी साइड आपकी वो कुछ भी मान लो। 8 से काटेंगे, 8 छिके 48, दूसरी कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, यानी ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा, सॉरी भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, 6 दूनी 12। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 3 वर्ष के अंदर, जो 3 वर्ष के अंदर कितनी हो रही है 16,200 रुपये, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है 17,400 रुपये हो जाएगी। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि है वो ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 वर्ष में 16,200 रुपये और 4 वर्ष में कितनी हो रही है 17,400 रुपये। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 3 वर्ष में 16,200, 4 वर्ष में 17,400, इसका मतलब जो 1 साल का गैप आ रहा है उसके अंदर ब्याज कितना मिल रहा है 16,200 के बाद में 800, तो ये हो गई 400 ऊपर वाले। 1 साल का ब्याज कितना है 1,200 रुपये। हमें कितने साल का ब्याज पता होना चाहिए 3 साल का। 1 साल का ब्याज यदि 1,200 रुपये है तो 3 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा 3,600 रुपये। इसका मतलब जो मूल जो राशि होगी आपकी वो 16,200 में से कितने माइनस करने पर 3,600 माइनस करने पर आएंगे, 0 0, 12 में से 6 घटाए 600 और 15 में से 3 घटाए 15 में से 3 घटाए 12,600, कितने आएंगे भाई 12,600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। ये सवाल तो आप वैसे भी कर सकते थे सोच समझ के। अभी तक देखो एक सवाल बढ़िया है, कौन सा, पहले वाला, बाकी सवाल सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब तुम क्या करते हो, हार्ड सवालों के पीछे पड़ जाते हो। अरे हार्ड सवाल एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आसान आसान सवाल आएंगे, लेकिन उनको आप लिमिटेड टाइम के अंदर करना सीखो। ठीक है, 1-2% हार्ड आते हैं, वो सभी के लिए हार्ड होते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि रामू को कुछ दूरी तक पैदल चलने के लिए, रामू को कुछ दूरी तक पैदल चलने और आरंभिक स्थान तक सवारी से वापस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। मान लो ये रामू है, ये क्या है रामू है, ये रामू है, ये रामू के 2 कान हैं, ये इसके 3 बाड़ हैं, ये इसकी 1 गर्दन है, और ये कौन है रामू है। ये रामू कुछ दूरी तक पैदल चलता है और आरंभिक स्थान तक सवारी से वापस आने, यानी ये कुछ दूरी तक तो पैदल चलता है, यानी एक्स तो क्या करता है पैदल चलता है, और वाई दूरी क्या कर लेता है किसी के ऊपर चढ़ जाता है, यानी कोई सवारी ले लेता है। तो x प्लस में y, यानी जो टोटल जो होगी वो कितनी होगी 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे में 60 और 20 कितने हो गई 80 मिनट, कितने हो गई x प्लस में y कितने हो गई 80 मिनट का समय लगता है दोनों तरफ पैदल जाने में। पैदल को हमने किससे लिखा था x से, और यदि ये दोनों तरफ पैदल जा रहा है, दोनों तरफ क्या कर रहा है पैदल जा रहा है, तो x प्लस में x बराबर कितना आएगा 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 60 मिनट 60 मिनट 120, 120 और 30 कितने 150 मिनट, कितने 150 मिनट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 75 मिनट, क्योंकि 2x की वैल्यू कितनी है 150, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मिनट, और 75 मिनट x की वैल्यू कितनी आ गई 75 मिनट। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ सवारी से जाने के लिए कितना लग रहा है y, अगर दोनों तरफ सवारी से करेगा तो x की वैल्यू 75 है, x की वैल्यू कितनी है 75, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो दोनों तरफ जाएगा, यानी जाएगा और आएगा, तो जाने में भी 5 मिनट आने में भी 5 मिनट, तो दोनों के लिए कितने मिनट 10 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा डी सही रहेगा, कितना 10 मिनट। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 24, 39 और y का औसत कितना दे रखा है 33 दे रखा है। ध्यान से देखो किसका 24, 39 और y ये नंबर दिए गए हैं, और इनका जो एवरेज है वो हमें कितना दिया गया है 33 दिया गया है। हमें y की वैल्यू है वो बतानी है। y की वैल्यू कैसे बताओगे, बताओ y की वैल्यू है वो कैसे बताओगे। देखो एवरेज है 24, ये है 33, ये कितना ज्यादा है इससे, मतलब एवरेज से कितना कम है 6 और 3 9 कम है, यानी ये कितने रुपए कम लेके आया है 9 रुपए कम लेके आया। एवरेज का मतलब सभी को इतना इतना पैसा बराबर लेके आना होता है, लेकिन इसको 33 रुपए लेके आने थे, ये कितने रुपए लेकर के आया 24 रुपए, यानी कितने रुपए कम लेकर के आया 9 रुपए कम लेकर के आया। ये कितने रुपए ज्यादा लेकर के आ गया, ये 6 रुपए ज्यादा लेकर के आ गया। अब ओवरऑल
क्या फर्क पड़ा, ये 9 रुपए कम लेकर के आया, ये 6 रुपए ज्यादा लेकर के आया। इसका मतलब यहाँ पर कितने, 3 रुपए कम लेकर, 3 रुपए कम लेकर के आया। इसका मतलब y को एवरेज तो कितने रुपए लेके आने थे, 33, लेकिन ये जो कम और ज्यादा लेकर के आ रहा है 3 रुपए, वो यहाँ पर 3 रुपए कम लेकर के आया, तो यहाँ पर भी 3 रुपए इसको क्या लेके आने पड़ेंगे, ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। 33 और 3 कितने हो गए, 36 हो गए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही रहेगा, सी सही रहेगा, C4 कैट, और कितना, 36। ठीक है, ये भी क्या था, बेहद सरल और सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या लिखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे उसने 1350 रुपए में खरीदा था। एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब MRP कितने रुपए है, 10 रुपए, तो बेचेगा कितने रुपए में, 9 रुपए में। और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 15% का प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर, और 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। इसका मतलब 20 रुपए की वस्तु है और बेच कितने में रहा है, 23 रुपए में। तो 20 रुपए की वस्तु और बेच कितने में रहा है, 23 रुपए में। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसको उसने 1350 रुपए में खरीदा। तो खरीदने का मतलब CP, और CP खरीद कितने में रहा है, 20 रुपए में। लेकिन 20 रुपए में नहीं, पहले क्या करना है, हमें SP बराबर करना है। यहाँ पर कितना है, 9, यहाँ पर कितना है, 23। दोनों को बराबर करेंगे तो इसको 23 से मल्टीप्लाई, इसको भी 23 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे, 9 से। इसका मतलब CP कितना हो गया, 180 यूनिट। लेकिन ये 180 यूनिट नहीं है, कितना है, 1350। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1350 भाग में कितना, 180। एक जीरो से एक जीरो, और ये 5 और 3 8 9, 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 15 निमा 135, और 9 दूनी 18, यानी 15/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य कितना है अभी, 23 गुना में 10, और इतने यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15/2। तो देखो ध्यान से, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 5। अब सर हम इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। देखो 5 को 5 से कराएंगे, 5 5 दिए 15, इकाई का अंक कितना आएगा, 5। इकाई का अंक 5 कौन से में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आएगा, 1725 रुपए। ठीक है, ये भी क्या था, बेहद ही सरल सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका उत्तर कितना आ गया, 1725 रुपए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ए बी सी एक कार्य को क्रम से कितने देर में कर देते हैं अभी, ABC एक कार्य को क्रम से 10 दिन में, 20 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ये कौन लिखा है, A, और ये कौन लिखा है, B, ये कौन लिखा है, C। A किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में, B किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, और C किसी कार्य को कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन तो पूरा काम कितना हो जाएगा भाई, पूरा काम सर 40 हो जाएगा, और 40 काम की एफिशिएंसी A की कितनी हो जाएगी, 4, B की कितनी हो जाएगी, 2, और C की कितनी हो जाएगी, 1। पहले दिन A को B की सहायता प्राप्त होती है और दूसरे दिन C को A की सहायता प्राप्त करता है। पहले दिन A को B, यानी पहले दिन A काम करता है, और काम कौन करेगा भाई, B काम करेगा, यानी पहले दिन काम कितना होगा, 4 और 2 6। अगले दिन C A की सहायता करता है, यानी अगले दिन B छोड़ देता है और काम कौन करेगा, ये काम करेगा, C A की सहायता करता है। ये 2 दिवस के चक्कर शुरू होता है, यानी ये कितना काम करता है, 5, और ये कितना करता है, 6। 2 दिनों के अंदर काम कितना हो रहा है, 11। 2 दिनों के अंदर काम कितना हो रहा है, 2 डेज के अंदर काम कितना हो रहा है, 11 काम हो रहा है। हमें बताना है कि पूरा काम, तो पूरा काम 11 तिया 33, यानी 3 दिनों तक तो हो ही जाएगा, यानी 6 दिनों के अंदर तो कितना काम हो जाएगा, 33। अब काम कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 33 दिनों के बाद में कौन कौन करेगा भाई, काम करेगा ये। 33 और 6 कितने हो गए, 39, यानी 7वें दिन तक काम कितना हुआ है, 39, यानी पूरा काम करने में हमें कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। लेकिन 8वां दिन ध्यान रखना पूरा है वो नहीं लगेगा, 8वां दिन पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है,
यहाँ तक बताओ भी बातें समझ में आई किस तरीके से? एग्जाम के अंदर भी सवालों को हमें इसी तरीके से अटेम्प्ट क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, पानी पीने के बाद में आप भी पानी पी सकते हैं। और सवाल क्या लिखा है? 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का क्या करना है? HCF ज्ञात करना है, सॉरी LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है ना, तो कैसे ज्ञात करते हैं? जब हमारे सामने फ्रैक्शन लिखी हुई हो, ठीक है, हमारे सामने क्या लिखी हुई हो? फ्रैक्शन लिखी हुई हो, और हमें क्या निकालना है? LCM। तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेते हैं? LCM, और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं? HCF। ऐसा ही तो करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का तो LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। अब देखो, पहले HCF देखो, 10, 25, 35, 40, बताओ 5 से ज्यादा HCF आ सकता है क्या? 5 से ज्यादा HCF आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा है? 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 100 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 9 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। इस तरीके से हमें क्या करना है? सवालों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभ में ए की धनराशि बी की धनराशि से 20% कम थी। 20% कम होने का मतलब ए और बी की धनराशि 20% कम थी, यानी ए की धनराशि कितनी थी? 100। तो बी की धनराशि कितनी थी? 80। बी की धनराशि से 20% कम थी। यदि बी ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया, यानी इसका कितना परसेंट? 16%। और 16% कितना होता है? 20% कम थी, और बी ने अपनी धनराशि का, नहीं ऐसे नहीं है, ए की धनराशि बी की धनराशि से 20% कम थी, यानी यदि इसकी 100 रुपए है तो ए की कितनी थी? 80। इसका 16% कितना होता है? 16 रुपए। और ये इसने दे दिया तो कितना बचा? 84 रुपए। ये 84 रुपए बची, अपने भाई को दे दिया। तो ए की धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि बी के क्या हो जाए? बराबर राशि हो जाए। ये 80 रुपए है और ये 84 रुपए है। 80 रुपए 84 रुपए होने के लिए, बराबर होने के लिए कितने की वृद्धि? 4 की। और 4 की वृद्धि किससे करेंगे? 80 से। 4 से 80 की वृद्धि करेंगे। 4/80 कितना होता है? 1/20। और 1/20 यानी 100 में 20 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही चला जाएगा? आपका ए सही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अनिल कुमार, ठीक है। बताओ, बातें आई समझ में? अरे वाह। अगर आपको इस तरीके की बातें समझ में आ रही है ना, इसका मतलब आपका दिमाग तो सही है, आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। इस तरीके की बातें यदि आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब आपका दिमाग तो बिल्कुल 100% काम कर रहा है। पढ़ते नहीं हो वो बात अलग है। P/Q के रूप में अभिव्यक्त 0.63 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 0.63 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो 0.63 लिखा हुआ था ना, वो ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था। जब ये सवाल ऐसे लिखा हुआ था तो इसको ऐसे करना है। 63 दोनों के ऊपर 12 लिखिए तो क्या लगाएंगे? 99 लगाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ हो 0.63 और इसके ऊपर 12, तो हम क्या करते हैं? पहले तो नंबर लिखते हैं और फिर ये 12 हटाने के लिए क्या करते हैं? 99 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 99। तो इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 7 63 और 9 से काटेंगे 11। 7/11। 7/11 ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? डी सही रहेगा, 7/11, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, इस तरीके के एग्जाम में सवाल आएंगे ना तो वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। सवाल गलत है वो आपके नहीं होने चाहिए। सवाल गलत है वो आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। 28 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 28 से छोटी, मैं बताता हूँ आपको, यदि आपको अभाज्य संख्याएं अंगुलियों पर है ना, अभाज्य संख्याएं क्या है आपकी? अंगुलियों पर है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, सॉरी 23। आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। योग ही तो करना है। योग करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23। जोड़ लो इनको। जोड़ना तो आसान ही है। देखो 23 और 7 23 और 7 कितने? 30। 30 और 20 कितने? 50। 50 और 10 60।
60 और 10 90, ठीक है, 90 और 10 100, 100 और 10 110, कितने 110, 110 ही बने ना, 110 ही बनेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 110। ऐसा ही है क्या, दोबारा जोड़ देना भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो, या 110 या 120 में से कोई एक होगा। आगे वाला सवाल देखिए, ये क्या लिखा है कि यदि ये द द्वात वाला द और छोटी ई की मात्रा यानी यदि यदि x बराबर 6/5 दिया गया है तो 6x 37/6, 6 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स को आरोही क्रम में लिखिए। आपको x की वैल्यू रखनी है, जैसे ये 6x है तो 6 गुणा में 6/5, 37/6, 6 माइनस एक्स यानी 6 माइनस 6/5 और 5 प्लस 6/5। इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। बाकी नॉर्मली तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सही कथन कीजिए। ये वाला तो सवाल मतलब फ्री फोकट के नंबर है आपके, ऐसे सवाल तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। लॉस परसेंट कितना है, एसपी प्लस सीपी अपॉन में सीपी गुना में 100, और प्रॉफिट क्या होता है, सीपी गुना में ऐसा ऐसा आपके सामने है वो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रोना किसी होगी, सीपी माइनस एसपी। बताओ लॉस क्या होता है, लॉस, और जिसको लॉस पता नहीं है ना उसको तो मेरे ख्याल से लॉस पता नहीं है उसको तो क्या करना चाहिए, लॉस का मतलब होता है हानि, और हानि कैसे निकलती है अभी, हानि निकलती है सीपी माइनस एसपी से। तो पहले तो ये देखो, और प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है अभी, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस में सीपी, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस में सीपी। देखो प्रॉफिट ये गलत, एसपी गलत, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, हाँ प्रॉफिट की बात सही है, लॉस की एसपी माइनस सीपी गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। और ध्यान रखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं, सीपी पर काउंट किए जाते हैं, हमेशा ही किस पर काउंट किए जाएंगे, सीपी पर काउंट किए जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो गया, 13। क्वेश्चन नंबर 14, 24,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक, 24,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 24,000 रुपए की धनराशि पर 10% का वार्षिक ब्याज, 10% का मतलब कितना होता है अभी 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है 11, ये राशि भी कितनी हो रही है 10 से 11, ये राशि भी कितनी हो रही है 10 से 11। अब हमें बोल रहा है कि 3 वर्ष का, तो हमने 3 साल ले लिए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 1000, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना से 1331, यानी पहले 1000 रुपये आपकी राशि थी, तो वो 3 साल के अंदर 10% के ब्याज सहित कितनी बन जाएगी 1331 रुपये बन जाएगी। लेकिन ये 1331 रुपये बन रही है तो ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज बताओ, ब्याज कितना बन रहा है 331 रुपये बन रहा है, ब्याज कितना बन रहा है 331 रुपये बन रहा है। तो और अमाउंट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है वो आपका 24,000 है, 1000 नहीं है, कितना है 24,000, तो इसका कितना मल्टीप्लाई गुना 24 गुना, तो आपका पैसा भी कितना हो जाएगा 24 गुना, यानी 331 गुना में कितना 24। मैंने सबसे पहले चेक किया किससे, यूनिट डिजिट से, 4 एकम 4, लेकिन 4 तो तीनों के अंदर है, फिर मल्टीप्लाई मैंने सोचा कि 4 एकम 4, 4 तिये 12, और 4 तिये 12 और 1 13, 2 एकम 2, 4 2 दूनी 4, 2 यूनिट डिजिट निकाल लिए फिर भी 44, फिर एक और निकाल लो, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, और 3 दूनी 6, 7,944। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही है, ठीक है। इस तरीके से यदि आप सवालों को करते हैं कि अच्छा यूनिट डिजिट चेक किया नहीं मिला, कोई बात नहीं है, 2 चेक करो नहीं मिला कोई बात नहीं है, तीसरा चेक करो, लेकिन पूरा गुणा नहीं करना जब तक आपका उत्तर पूरा गुणा करने से नहीं आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आप सवालों को हल है वो कीजिए। और आज की कक्षा का अंतिम सवाल है, यदि P की आय Q की आय से 25% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख रहे होंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सवाल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे, सवाल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे, सिर्फ आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अटेम्प्ट कैसे, P की आय Q की आय से 25% कम है, P की आय Q की आय से 25% कम है, 25% का मतलब कितना होता है अभी, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी P की आय Q की आय से 25% कम है, यानी कितनी है 3। ये बोल रहा है P और Q की संयुक्त आय, P और Q की संयुक्त आय कितनी है अभी 7, और P से कितने प्रतिशत अधिक है, P से कितनी अधिक है बताओ, अभी 3 रुपए है वो 7 रुपए से कितने कम है, या 7 रुपए है वो 3 से कितने ज्यादा है 4 ज्यादा है,
और किससे ज़्यादा है, 3 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो ये 4/3 कितना होता है, 133.33, 133.33, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन, 15 के 15 क्वेश्चन थे आज के टेस्ट के अंदर। यदि आपका सेफ स्कोर बताऊं मैं, सेफ स्कोर की बात करें या हम अच्छे स्कोर की बात करें, ठीक है, अच्छे स्कोर की बात करें तो जिसके 13% सही हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर है। क्योंकि एक तो पहला क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा सा बढ़िया था, और एक बीच में आया था शायद, वो पता नहीं कौन सा था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। तो जिसके 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। आपको क्या करना है, रोजाना सिर्फ 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगानी है, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन लगाओगे तो हर एक पेपर के अंदर हार्ड क्वेश्चन आता है, वो हमारा इससे इंप्रूवमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार टेस्ट लगाते रहिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप सिंपली दिए गए नंबरों पर हमें सेंड कर सकते हैं, जो आपको स्टार्टिंग के अंदर नंबर बताए गए हैं। बाकी दीपावली खत्म हो गई है, ऑफलाइन दीपावली अगर त्यौहार मना लिया है तो जल्दी से जल्दी आप अपने ऑफलाइन सेंटर पर है वो विजिट करें और अपनी तैयारी को है वो सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि आपके फिजिकल में भी बहुत कम टाइम मिलता है, तो फिजिकल की भी तैयारी है वो आप साथ में कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, हैव ए कलरफुल डे।